हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चाइनीज ड्रामा लेके आए हैं। तो एक्सप्लेनेशन से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन मिमी एक होटल रूम में आती है जहाँ पर वो हमारे हीरो युनशैंग से मिलती है। वो फर्स्ट टाइम युनशैंग के पास आई होती है। युनशैंग उससे कहता है कि क्या इस तरह के काम तुम फर्स्ट टाइम कर रही हो, जिस पर मिमी हाँ बोलती है। युनशैंग जल्दी से उसे अपने पास खींच लेता है एंड देन फिर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन मिमी उसे रोकती है और कहती है कि मैंने मेरा मूड चेंज कर दिया, अब मुझे ये काम नहीं करना है। युनशैंग उससे कहता है कि पहले तो तुम्हें मेरे रूम में आई, तुमने मुझे फोन किया और अब तुम ही मूड चेंज कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मिमी बहुत ज्यादा डर जाती है। युनशैंग उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या तुम्हारा सच में अब ऐसा कुछ करने का मन नहीं है, जिस पर मिमी मना कर देती है। तो युनशैंग उसे वहाँ से चले जाने देता है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है जिससे मिमी घबरा रही होती है। युनशैंग उसके पास आता है। मिमी तो बहुत डर जाती है, लेकिन युनशैंग दरवाजा ओपन करके दे देता है जिससे मिमी वहाँ से बाहर चली जाती है। जब मिमी बाहर होती है तभी वो बहुत ज्यादा डर रही होती है एंड सोचती है कि मैं इस तरह के काम कैसे कर सकती हूँ। भले मेरे भाई की पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे मेरी लाइफ भी तो देखनी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तभी उसे उसकी मदर का कॉल आता है जहाँ पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डालने होंगे, अभी तक पैसे क्यों नहीं आए हैं। मिमी के पास पैसे नहीं थे और वो बिना पैसों के घर नहीं जा सकती थी, जिससे वो वापस से युनशैंग के पास जाने का डिसाइड करती है। यहाँ पे युनशैंग को उसकी ग्रैंड मदर फोर्स कर रही होती है कि तुम्हें जल्दी से मेरे लिए ग्रैंड डॉटर इन लॉ लानी होगी, क्योंकि इतने सालों तक तुमने शादी भी नहीं करी है, तो हमारी फैमिली लाइन आगे कैसे बढ़ेगी। युनशैंग कहता है कि आपको पता है ना मुझे गर्ल्स से एलर्जी है, देन फिर मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे मिमी से तो कोई भी एलर्जी नहीं हो रही थी। तभी डोरबेल रिंग होती है। मिमी अंदर आती है और कहती है कि मैं फिर से वही काम कंटिन्यू करना चाहूंगी। युनशैंग कहता है कि तुम मुझे किस तरह सर्व करोगी, पहले की तरह इस बार भी तो तुम भाग नहीं जाओगी। मिमी उसके सामने नीचे बैठती है जहाँ पे युनशैंग देखता है कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। युनशैंग मिमी से कहता है कि बताओ तुम मुझे प्लीज कैसे करोगी, जिस पर मिमी युनशैंग को किस करती है। युनशैंग सोचता है कि मुझे इसका तो एलर्जिक रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। देन फिर वो उसे बेड से पिन कर देता है एंड उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिमी की आँख खुलती है तब युनशैंग सो रहा होता है। मिमी सोचती है कि मे बी कल रात को जो उसने किया वो सही नहीं था एंड डर के वहाँ से भाग जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिमी हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे तो मिमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी मदर को फोन करके बता देता हूँ, क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग लग रही हो, लेकिन मिमी रोकती है और कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर मेरी मदर को पता चल गया तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहाँ पे युनशैंग भी आता है जो डॉक्टर से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। पता चलता है कि युनशैंग उसी हॉस्पिटल में प्रोफेसर है। मिमी तो उसे देख के बहुत ही घबरा जाती है। डॉक्टर युनशैंग को सब बताने वाला था, लेकिन मिमी रोक देती है, जिस पर युनशैंग उस डॉक्टर से कहता है कि तुम बाहर चले जाओ, मिमी का इलाज मैं कर दूंगा। देन फिर वो मिमी के पास आके उसके पेट पे टच करता है एंड पूछता है कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है। मिमी उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो युनशैंग उसकी रिपोर्ट्स देखने वाला होता है, लेकिन मिमी उसे ऐसा करने से भी रोक देती है। देन फिर युनशैंग उसे दवाइयाँ लिख के देता है और कोई भी तरह की इंटीमेसी से उसे दूर रहने के लिए कहता है, जिस पर मिमी भी अग्री होती है। देन फिर मिमी वहाँ से जाने वाली होती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि एक बेबी को बड़ा करने के लिए उसे पैसों की भी जरूरत होगी, जिससे वो युनशैंग से कहती है कि उस रात को मैं आपके पास आई जरूर थी, लेकिन आपने अभी तक मुझे उसके पे बैक नहीं करा है। युनशैंग मन में सोचता है कि इसे भी सिर्फ पैसों से ही मतलब था, मैं तो इससे अच्छा समझता था। देन फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दूंगा, जिससे मिमी एग्री करती है एंड रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बाहर दूसरा डॉक्टर था, वो उसे ऐसे देख के कंफ्यूज होता है, जिससे जल्दी से भाग के वो युनशैंग के पास में आता है एंड उससे पूछता है कि तुम्हारा इन उस लड़की का क्या रिलेशन है। युनशैंग कहता है कि हमारा कुछ भी रिलेशन है, इससे तुम्हें क्या है। वो डॉक्टर कहता है कि इस टाइप की लड़कियों से तुम्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए, अभी तो वो कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी देखो कितनी एडवांस है। तुम्हारी ग्रैंडमदर चाहती है कि तुम शादी कर लो, लेकिन तुम्हें अपने स्टैंडर्ड की किसी लड़की के साथ डेट पे जाना चाहिए। युनशैंग डॉक्टर पे गुस्सा करता है। तभी डॉक्टर उसे प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी बताए बिना वहाँ से चले जाता है। मिमी घर होती है एंड अपने बेबी के बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी मदर वहाँ पे आती है एंड मिमी से कहती है कि तुम क्या छुपा रही हो। मिमी कंफ्यूज होती है, तो उसकी मदर उसके बाल पकड़ के बाहर ले आती है और कहती है कि तुमने तो सिर्फ हमें 50,000 रुपए दिए, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में और 50,000 रुपए हैं, तुमने वो क्यों नहीं दिए। एंड अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने लगती है। मिमी जब रोकती है तो उसकी मदर उसे मारती है और कहती है कि ये पैसों का तुम क्या करोगी, ये सारे तुम्हारे भाई के एग्जाम में काम आएंगे। एंड उसे सारे ही पैसे ले लेती है। मिमी कहती है कि ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे। उसकी मदर कहती है कि तुमने अपनी बॉडी सेल करके पहले पैसे कमाए थे, जाओ फिर से तुम वही काम करने लगो तो हमें और भी पैसे मिलेंगे। मिमी अपसेट होती है, वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि वो युनशैंग को बेबी के बारे में बता देगी और उसके साथ में भी वो बेबी बड़ा कर सकती है, लेकिन रास्ते में वो एक कार से टकराने वाली होती है। तो उस कार में कोई और नहीं बल्कि युनशैंग ही
बैठा होता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये तो बहुत रिच है और ये मेरे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। यूनचांग भी उसे वहाँ पे देख के कंफ्यूज होता है, लेकिन मिमी उसे कुछ भी नहीं कहती है। देन फिर मिमी बेबी को अबॉर्ट करने का डिसाइड करती है। जब वो आगे जाती है तभी उसके सामने कार आती है और उसमें से मुशाओ बाहर निकलता है, जो मिमी से कहता है कि तुम तो क्लास टॉपर हो ना, लेकिन यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। मिमी उसे इग्नोर करती है तो मुशाओ कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम किस तरह के काम करती हो, तुम होटल्स में जाके अपनी बॉडी को सेल करती हो। मिमी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि इससे कैसे पता। मुशाओ कहता है कि यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता, ये मेरी टेरिटरी है एंड यहाँ पर जो भी होता है उन सभी चीजों के बारे में मुझे पता होता है। देन फिर वो मिमी से कहता है कि तुम मेरे साथ भी एक नाइट स्पेंड करो। मिमी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहता है कि मैं पूरे कॉलेज में तुम्हारी इंसल्ट कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ अभी नहीं आई तो, लेकिन मिमी तो उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिससे वो मिमी का जबरदस्ती हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। मिमी चिल्ला रही होती है, तभी पीछे से यूनचांग आके मुशाओ को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। मुशाओ तो यूनचांग को देख के बहुत ही डर जाता है। यूनचांग मुशाओ से कहता है कि तुम इस लड़की के साथ क्या करना चाहते थे। मुशाओ कहता है कि कुछ नहीं, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों की छोटी सी लड़ाई हो गई थी, बस मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। लेकिन मिमी कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मुशाओ देन फिर बात पलट के कहता है कि कुछ नहीं, इसी लड़की ने मुझसे कहा था कि इसे मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी है, इसीलिए मैं ले जा रहा हूँ। लेकिन यूनचांग मुशाओ को मारता है और कहता है कि मेरे सामने तुम्हें किसी भी लड़की को परेशान करने की जरूरत नहीं है, एंड मुशाओ को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, जिससे डर के मुशाओ भी वहाँ से चले जाता है। यूनचांग देन फिर मिमी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिमी सोचती है कि ये तो मेरे बेबी का फादर है, मैं इससे पैसे मांग सकती हूँ अबॉर्शन के लिए। मिमी कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो। यूनचांग मन में सोचता है कि ये भी बाकी लड़कियों की तरह निकली, इसे भी सिर्फ पैसों से ही मतलब है। वो पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मिमी कहती है कि मुझे 5। इतना ही कह पाए उसके पहले यूनचांग उसे फोन दे देता है और कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे ट्रांसफर करने हैं तुम कर लो। मिमी जल्दी से अपने अकाउंट में 5000 रुपए ट्रांसफर कर लेती है। यूनचांग कहता है कि आज के बाद तो मुझे अपना फेस कभी भी मत दिखाना, और ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है। मिमी जब रास्ते में जा रही थी तब वो सोचती है कि वो जल्दी से अबॉर्शन करवा लेगी एंड किसी को भी वो अपने साथ नहीं फंसाएगी। देन फिर वो घर जाती है, यहाँ पे उसकी मदर एंड उसका भाई शिमो बात कर रहे होते हैं कि वो मिमी को एक रात के लिए मुशाओ के पास भेज देंगे ताकि उन्हें और भी ज्यादा पैसे मिले। लेकिन मिमी आके मना करती है और कहती है कि मैं मुशाओ के पास नहीं जाऊंगी। उसकी मदर कहती है कि अगर तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना है तो तुम हमारे लिए और पैसे कैसे कमाओगी। शिमो भी कहता है कि तुम्हें मुशाओ के पास नहीं जाना है तो तुम फिर से 1 लाख रुपए लेके आओ, तो हम तुम्हें मुशाओ के पास नहीं भेजेंगे। मिमी कहती है कि मैं उस कंडीशन में ही नहीं हूँ कि आपके बोले हुए मैं ये काम कर सकूँ, जिससे उसकी मदर कहती है कि हमने तुम्हें इसीलिए बड़ा करा था ताकि तुम हमें पैसे कमा के दे पाओ। मिमी कहती है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो उसकी मदर बहुत ही गुस्सा होती है। फांग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेग्नेंट होने की, तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम प्रेग्नेंट हो गई। मुशाओ तुम्हें कितना लाइक करता था, जब पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करेगा। अगर अब तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम 2 लाख रुपए लेके आओ और बताओ ये बेबी किसका है। मिमी कहती है कि ये बेबी यूनचांग का है, लेकिन फांग एंड शिमो दोनों इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं एंड कहते हैं कि यूनचांग इतना रिच पर्सन है, वो तुम जैसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड क्यों करेगा, उसके लिए तो हजारों लड़कियां होंगी, तुम झूठ बोल रही हो, जल्दी बताओ इस बेबी का फादर कौन है, वरना हम तुम्हें एंड बेबी को दोनों को ही मार देंगे। और ऐसा कहके उसे मारने लगते हैं। मिमी कहती है कि यूनचांग को मैं फोन करूंगी तो वो मुझे बचाने आ जाएगा। शिमो भी उसे फोन करने के लिए कहता है, लेकिन जब मिमी यूनचांग को फोन करती है तो वो फोन कट कर देता है, जिस पर शिमो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था यूनचांग इस जैसी लड़की को नहीं जानता है। एंड देन फिर ऐसा कह के शिमो एंड फांग दोनों ही उसे मारने लगते हैं एंड घर से निकालने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनचांग जब घर पहुंचता है तो उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि डॉक्टर ने आके ग्रैंड मदर को बता दिया होता है कि मिमी प्रेग्नेंट है एंड वो भी यूनचांग के बेबी से, एंड उन्हें ट्विंस होने वाले हैं। जब ग्रैंड मदर यूनचांग को ये बात बताती है तो यूनचांग शॉक हो जाता है, लेकिन वो ग्रैंड मदर से कहता है कि मिमी जैसी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती है क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ थी। तभी यूनचांग को मिमी का मैसेज आता है जो उसे अपने पास बुला रही होती है। यूनचांग मैसेज देखता है तभी उसकी नजर जाती है कि मिमी ने अपने अकाउंट में सिर्फ 5000 ही ट्रांसफर करे थे, क्योंकि यूनचांग को लग रहा था कि मिमी ने उससे 50,000 मांगे हैं, जिससे तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है एंड जल्दी से मिमी को बचाने के लिए जाने लगता है। रास्ते में सोचता है कि उसने मिमी को कितना ही मिसअंडरस्टैंड किया, मिमी तो कितनी अच्छी लड़की निकली। यहाँ हम देखते हैं कि मुशाओ भी आ गया है एंड वो भी मिमी को मार रहा होता है। फान कहती है कि मारने से कुछ भी नहीं होगा, हम सब मिलके इसके बेबी को ये अबॉर्ट कर देते हैं, देन फिर ये वापस से तुम्हारे पास आ पाएगी। मुशाओ मिमी को पकड़ लेता है एंड फान उसके पेट पर झाड़ू मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे यूनचांग आ जाता है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं। यूनचांग मिमी के पास आता है, सब कहते हैं कि इस लड़की को इग्नोर करो, लेकिन जल्दी से गार्ड्स आके मिमी को खड़े करते हैं। मिमी को बिलीव नहीं होता है कि यूनचांग उसे बचाने आ गया है। मुशाओ यूनचांग से कहता है कि आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। शिमो भी यूनचांग के सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड करता है और कहता है कि ये मेरी सिस्टर बहुत ही खराब है, इसके बैली में पता नहीं किसका बेबी है, इसलिए हम इसे अबॉर्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन यूनचांग अपने गार्ड से कहता है कि जाके मिमी को बचाओ। गार्ड्स आके मिमी को खड़े करते हैं, लेकिन शिमो तो
अभी भी मिमी की इंसल्ट कर रहा होता है, जिससे सारे गार्ड फॉन, शिमो एंड मूशा को पकड़ लेते हैं। जहाँ पर युनचांग कहता है कि मिमी के पेट में मेरा बेबी है, जिस पर तो सभी शॉक हो जाते हैं कि मिमी इतनी देर से सच बोल रही थी। देन फिर युनचांग मिमी के पास आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलूं, वहाँ से ले जाता है। घर पे जाकर जब डॉक्टर चेक करते हैं तो बताते हैं कि मिमी की हालत थोड़ी सी खराब है, इसीलिए उसका केयर करना। जिसके बाद युनचांग मिमी के पास जाता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट थी, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। मिमी कुछ जवाब नहीं देती है तो युनचांग कहता है कि मैंने डॉक्टर से कहकर तुम्हारा इलाज करवाया, तुम इसके लिए मुझे थैंक यू कैसे कहोगी। जिस पर मिमी युनचांग को किस करती है। युनचांग भी फिर मिमी के पास आता है, उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से ग्रैंडमा की आवाज आती है, जिससे दोनों ही अलग हो जाते हैं। ग्रैंडमा आती है, युनचांग से कहती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से अकेले में बात करनी है। देन फिर वो मिमी से कहती हैं कि फाइनली तुम घर में आ गई, मैं तो कब से चाहती थी कि युनचांग किसी लड़की को घर में लेके आए एंड उससे शादी कर ले। फाइनली तुम आ गई हो एंड तुम प्रेग्नेंट भी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रखो एंड मुझे ग्रैंडमा बोलो। मिमी उन्हें थैंक यू कहती है, लेकिन नाना कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अब से ये फैमिली तुम्हारी भी है, इसीलिए हम सब तुम्हारी केयर करेंगे। फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें ज्यादा अच्छा खाना खाना चाहिए एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तभी वहाँ पे मेड बहुत सारा खाना लेके आती है। मिमी तो इतना खाना देख के शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा सब नहीं खाना है। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम्हें तो खट्टा खाने का मन हो रहा होगा। तभी वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स भी मंगाए जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि ये सब कुछ ऑर्गेनिक है, स्पेशली हमने तुम्हारे लिए मंगाया है। मिमी तो ये सब कुछ देख कर कंफ्यूज होती है। ग्रैंडमा कहती है कि इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, तुम्हें बस जो भी चाहिए मुझे एक बार बता देना। देन फिर उसके लिए वहाँ पर ग्रैंडमा बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्वेलरी एंड ड्रेसेस मंगाती हैं एंड मिमी से कहती हैं कि तुम्हें कोई भी ड्रेस दूसरी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो तुम रख सकती हो। साथ ही ग्रैंडमा पीछे से एक नर्स को भी बुलाती हैं और कहती हैं कि ये प्रेगनेंसी नर्स है, ये तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेगी, किसी भी चीज की जरूरत हो बस तुम हमें बता देना। इतने सारे गिफ्ट दे ही रही थी, तभी वहाँ पे युनचांग आ जाता है। मिमी उससे कहती है कि मैं इतनी सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है। युनचांग भी ग्रैंडमा से कहता है कि आप मिमी को मत डराओ। नाना कहती है कि मैं मिमी को डरा नहीं रही हूँ, वो मेरी फैमिली का पार्ट है। देन फिर नाना मिमी को एक कार की कीज एंड कार्ड भी देती हैं और कहती हैं कि इसमें अनलिमिटेड पैसे हैं। मिमी युनचांग की तरफ देखती है तो युनचांग कहता है कि ग्रैंडमा का गिफ्ट है, तुम इसे रख लो, जिस पर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है एंड थैंक यू कहती है। देन फिर ग्रैंडमा सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। तो उसके बाद वो मिमी से कहती हैं कि अब तुम घर पे ही रहना एंड अपने बेबी का ध्यान रखना। लेकिन मिमी कहती है कि मुझे अभी भी अपने कॉलेज कंटिन्यू रखना है, इसीलिए मुझे कॉलेज जाना ही होगा। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, इस कंडीशन में तुम कॉलेज जाओगी तो परेशान हो जाओगी, बेबी का ध्यान कैसे रख पाओगी। लेकिन मिमी का तो कॉलेज जाने का बहुत मन था, जिससे युनचांग नाना से कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ही मिमी को कॉलेज लेने एंड छोड़ने जाऊंगा। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम भी तो अभी मिमी के कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम करने वाले हो, ये तो एकदम परफेक्ट रहेगा, कल से मिमी को लेने एंड छोड़ने का काम तुम ही करोगे। जिस पर मिमी भी अग्री करती है। नेक्स्ट डे युनचांग मिमी को कॉलेज छोड़ने जाता है, जहाँ पर मिमी बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। युनचांग उससे पूछता है कि क्या हुआ। मिमी कहती है कि मैं क्लासमेट्स के सामने आपके सामने नहीं दिखना चाहती हूँ, कहीं उन्हें हमारे रिलेशन को लेकर कोई गलतफहमी ना हो जाए, तो क्या हम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। युनचांग कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मिमी अपसेट होती है तो युनचांग कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो तुम मुझे क्या दोगी। मिमी कुछ सोचती है। देन फिर मिमी युनचांग को किस करती है, जिससे तो युनचांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसकी बात मान जाता है एंड उसे कॉलेज में ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट सीन में मिमी जब क्लास में जाती है तो उसकी क्लास की लड़कियां उसे देख के उसे टीज करने लगती हैं और कहती हैं कि मिमी इतने दिन बाद कॉलेज आई है, हमें तो ऐसा लगा कि वो कॉलेज छोड़ के चली गई है, और अब देखो वो कितने एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर यहाँ पे आई है, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है मानो उसने किसी अमीर आदमी के साथ अफेयर कर लिया है। दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ा के कहती हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कोई भी अमीर आदमी भला मिमी जैसी लड़की के साथ अफेयर क्यों करेगा, वो जरूर किसी की मिस्ट्रेस बन के उसके साथ रह रही होगी। मिमी उन सारी बातों को इग्नोर कर रही थी। उसी के पास में ली होंग नाम का उसका एक क्लासमेट भी बैठा हुआ था, जिसे ये सब कुछ सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो लड़कियां कहती हैं कि मिमी के पास तो एक्सपेंसिव फोन भी है, भला उसके पास अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए हैं। तभी वहाँ पे मूशा आ जाता है, जो मिमी को कहता है कि तुम कार में किसके साथ आई थी, मुझे भी तो बताओ। मिमी उसे इग्नोर करती है, जहाँ पे सारी लड़कियां मूशा से पूछती हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो। मूशा कहता है कि आज मैंने मिमी को एक कार में से उतरते हुए देखा और कार के ओनर के साथ वो किस भी कर रही थी। मुझे पक्का यकीन है कि मिमी किसी अगली ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस बन के रह रही है। जिसके बाद तो सभी मिमी का और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि जरूर ये मिस्ट्रेस ही बनी होगी, तभी तो देखो ये कितने एक्सपेंसिव कपड़े भी पहन कर आई है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मिमी को इन सारी बातों से बुरा लग रहा होता है। तभी उसका क्लासमेट ली होंग सबसे कहता है कि मिमी के बारे में इस तरह से बातें मत करो। साथ ही में वो मूशा को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर मूशा जाने से मना कर देता है। ली होंग कहता है कि अभी मिस्टर गू की क्लास है, अगर वो आएंगे और उन्होंने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो तुम्हारी हालत बुरी कर देंगे। मिस्टर गू का नाम सुनते ही मूशा तो जल्दी से वहाँ से भाग
जाता है। तभी यू शेंग क्लास के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन लेता है। साथ ही में वो देखता है कि ली होंग कैसे मिमी की हेल्प कर रहा है, जिससे तो वो जेलस भी फील करता है। देन हम देखते हैं कि वो क्लास में आता है एंड सभी का अटेंशन उसी की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मिमी एंड ली होंग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जिससे उसे जैसी फील होती है। क्लास खत्म होने के बाद भी सारी ही लड़कियां मिमी को टीज कर रही होती हैं और कहती हैं कि हमें भी मूशा की बातों पे बिलीव है, मिमी किसी की मिस्ट्रेस बन के ही रह रही है, इसीलिए ये किसी के भी सामने कुछ बोल नहीं पा रही है। जब सब जा रहे होते हैं तभी यूनचैंग मिमी को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। जैसे ही मिमी उसके पास आती है, यूनचैंग उसे वॉल से पिन कर देता है, जहाँ पर सारी ही लड़कियां इस तरह मिमी को देख जाती हैं। यूनचैंग मिमी से पूछता है कि तुम्हारा एंड ली होंग का क्या रिलेशन है। मिमी कहती है कि हम दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है। यूनचैंग कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगी, जिस पर मिमी मना करती है। देन फिर यूनचैंग कहता है कि तुम सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दो ताकि सब तुम्हें इस तरह बुली ना करें। लेकिन मिमी कहती है कि मैं आपकी और मेरी दोनों की रेपुटेशन इस तरह खराब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अभी हमें सबको हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताना चाहिए। जिससे यूनचैंग मिमी को हक करता है और कहता है कि जब तुम चाहो तब सबको बता सकती हो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सारी लड़कियां उन्हें ऐसे साथ में देख लेती हैं एंड उनकी पिक्चर क्लिक कर लेती हैं। देन फिर घर पर हम शीमू को देखते हैं, जो यूनचैंग की फोटो देख लेता है, जहाँ पर उसे लगता है कि यूनचैंग तो कोई प्रोफेसर है, वो कोई गू ग्रुप का सीईओ नहीं है, जिसमें वो मिमी की फेस तो नहीं देख पाता है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि यूनचैंग ने उसे बेवकूफ बनाया एंड अभी मिमी का उसके साथ अफेयर भी नहीं चल रहा है, जिससे वो सोचता है कि वो यूनचैंग के पास जाएगा एंड उससे पैसों की डिमांड करेगा, क्योंकि उसने मिमी को प्रेग्नेंट कर दिया था। और वो फिर जल्दी से अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है, जिसके बाद सभी यूनचैंग के पास जाके उसे और भी ज्यादा पैसे मांगने की बात करते हैं। साथ ही में वो मिमी को घर लाने की भी बात करते हैं ताकि वो मिमी को कहीं और भेज सके और उससे और भी ज्यादा पैसे कमा सके, जिसपे सभी एग्री होते हैं एंड कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे मिमी यूनचैंग के साथ ऑफिस में थी, जहाँ पे यूनचैंग उसे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कह रहा था। तभी मिमी को उसके पेरेंट्स का कॉल आता है, जिसे वो इग्नोर करती है। यूनचैंग पूछता है कि तुम्हें किसका फोन आ रहा है। ली होंग तुम्हें फोन कर रहा है, जिसपे मिमी मना करती है। फिर से फोन आता है तो यूनचैंग उसे कॉल रिसीव करने के लिए कहता है। मिमी जैसे ही फोन रिसीव करती है, उसकी मदर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें घर आने के लिए भी कहा था ना, तुमने अभी तक पैसे भी नहीं भेजे, घर पे भी नहीं आई हो। मिमी कहती है कि मेरे पास आप लोगों को देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है एंड फोन कट कर देती है। मिमी कहती है कि मेरे पास आप लोगों को देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स तो उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते हैं एंड उसे उल्टी सीधी चीजें सुनाने लगते हैं। यूनचैंग फोन ले लेता है और कहता है कि आज के बाद आप दोनों मिमी को फोन मत करना, और ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। देन फिर वो मिमी से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जिस पर वो उसे थैंक यू कहती है। यूनचैंग मिमी को अपनी गोद में बैठाता है एंड उसे कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें थैंक यू कहने का सिर्फ एक ही तरीका आना चाहिए, जिससे मिमी यूनचैंग के पास में आती है एंड उसे किस करने वाली होती है, लेकिन यूनचैंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। देन फिर वो मिमी को अपनी डेस्क पर बिठाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ ली होंग हर जगह मिमी को ढूंढ रहा होता है। यूनचैंग यहाँ पर मिमी को किस करने वाला होता है तो मिमी उससे कहती है कि हमें ऑफिस में ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई हमें देख सकता है, लेकिन यूनचैंग कहता है कि मेरी ऑफिस में तो कोई भी नहीं आता है। दूसरी तरफ ली होंग सब जगह मिमी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन मिमी उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसकी नजर यूनचैंग के ऑफिस की तरफ जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि यूनचैंग किसी को किस कर रहा है। दरअसल में वो कोई और नहीं बल्कि मिमी होती है। तभी हम देखते हैं कि मिमी के पेरेंट्स एंड ब्रदर वहाँ पे आ चुके हैं, जो आते ही जल्दी से यूनचैंग के ऑफिस में जाने वाले होते हैं। उनकी आवाज सुनते ही यूनचैंग मिमी को छुपा देता है एंड उसके ऊपर अपना कोट रख देता है। तभी उसके पेरेंट्स एंड शीमू वहाँ पे आ जाते हैं। वो आते ही यूनचैंग से पैसे मांगने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी डॉटर को प्रेग्नेंट कर दिया है एंड अब तुम यहाँ पर इतनी नॉर्मल जॉब कर रहे हो। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम रिचेस्ट पर्सन हो, भला तुम कौन हो। ये सारी बातें ली होंग भी बाहर से सुन रहा होता है। यूनचैंग कहता है कि आपकी डॉटर आपके साथ वापस नहीं जाने वाली है, उसके बदले में आपको जो भी चाहिए वो ले लो। जिससे शीमो कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी सिस्टर को मेरे साथ नहीं भेजने वाले हो तो तुम्हें मुझे $1 मिलियन देने होंगे। जिससे यूनचैंग एक कार्ड निकाल के कहता है कि इसमें $1 मिलियन है, इसे लो और यहाँ से चले जाओ। वो लोग तो पैसे लेके खुश हो जाते हैं एंड जाने वाले होते हैं, लेकिन शीमो कहता है कि अगर इस आदमी के पास $1 मिलियन है और इसने हमें इतना इजीली इतने पैसे दे दिए, इसका मतलब तो इसके पास और भी पैसे होंगे, हमें इससे और भी पैसे मांगने चाहिए। देन फिर वो यूनचैंग के पास जाते हैं एंड उससे और भी पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि मिमी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम हमें और पैसे दोगे, वरना हम हमारी सिस्टर को वापस से घर ले जाएंगे। यहाँ पे फान एंड डोंग भी नाटक करने लगते हैं और कहते हैं कि यूनचैंग हमें पैसे नहीं देगा, इसने हमारी डॉटर को प्रेग्नेंट कर दिया है, लेकिन पैसे देने में ये नाटक कर रहा है। जिससे यूनचैंग एक और कार्ड निकालता है और कहता है कि इसके अंदर $3 मिलियन है, ये तुम ले जाओ और आज के बाद अपनी सिस्टर एंड डॉटर का नाम मत लेना। जिससे वो लोग वो पैसे भी लेते हैं एंड जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो रियलाइज करते हैं कि यूनचैंग के पास जरूर और भी पैसे होंगे, जिससे वो उससे और पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमें थोड़ा और पैसे देने चाहिए, क्योंकि हम बार बार यहाँ आ रहे हैं ना, तो हमारे इसमें भी खर्चा हो रहा है। जिससे तो यूनचैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जल्दी से गार्ड्स को फोन करता है और कहता है कि यहाँ पे 3 लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से उन्हें निकाल दो। देन फिर हम देखते हैं कि वो तीनों चुपचाप ही वहाँ से चले जाते हैं। जब वो बाहर जाते
जाते हैं तो ली होंग उनसे पूछता है कि आपकी डॉटर का नाम क्या है, लेकिन वो लोग उसे नाम भी नहीं बताते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे युन चैंग मिमी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। वो उसे कोट में ही छुपा के लेके जाने लगता है। तभी ली होंग उन्हें रास्ते में मिलता है। ली होंग युन चैंग से पूछता है कि क्या आपने कहीं मिमी को देखा है, तो युन चैंग उसे कहता है कि नहीं, एंड मिमी को वहाँ से ले जाता है। देन फिर कार में मिमी बहुत ही डरी हुई होती है। युन चैंग उसके पास आके कहता है कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं अब से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जिससे वो खुश हो जाती है। फिर युन चैंग उससे कहता है कि अब तुम घर चलो, आज के दिन में ही तुम्हारे साथ इतनी सारी चीजें हो गई हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ दिन तुम्हें कॉलेज वापस आना चाहिए। मिमी भी उसकी बात पे एग्री करती है एंड घर जाने के लिए मान जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिमी को युन चैंग के कार में जाते हुए मुशाओ देख लेता है एंड दोनों का पीछा करने का डिसाइड करता है। अगले सीन में युन चैंग एंड मिमी दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पे युन चैंग मिमी को अपने साथ सर्जरी करवाने लाया होता है और कहता है कि तुम सर्जरी करते हुए देखना, क्योंकि तुम कॉलेज नहीं जा रही हो तो तुम्हें यहाँ से कुछ न कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन दोनों को साथ में मुशाओ देख जाता है तो उससे ऐसा लगता है कि मिमी युन चैंग को सेड्यूस कर रही है। देन फिर सर्जरी का टाइम आता है, जहाँ पे मिमी युन चैंग के कपड़े पहनने में उसकी हेल्प करती है, जिससे युन चैंग उसे थैंक यू कहता है। एंड देन फिर वो मिमी से कहता है कि तुम डेस्क पे जाके मेरा वेट करो, मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ, जिस पर वो भी अग्री करती है। जब वो युन चैंग की ऑफिस में होती है तभी वहाँ पे मुशाओ आ जाता है, जो मिमी को हरास करके कहने लगता है कि तुम्हारा अफेयर मेरे अंकल के साथ चल रहा है, तुमने तो ये मुझे बताया ही नहीं, मेरे अंकल तो कितने इनोसेंट हैं और तुम उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हो, मुझे लगता है कि मेरे अंकल के बिहाफ पे मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। मिमी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मुशाओ उसे पकड़ लेता है। यहाँ दूसरी तरफ सर्जरी में युन चैंग की हालत थोड़ी सी खराब हो रही होती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, जिससे उसके कॉलीग्स उसे वहाँ से जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मुशाओ मिमी को मार रहा होता है। मिमी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मुशाओ तो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है। मिमी रो रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे युन चैंग आ जाता है। मुशाओ युन चैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। मिमी युन चैंग के पीछे जाती है, जहाँ पे युन चैंग जाते ही मुशाओ को किक करता है और साथ में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिमी को हाथ लगाने की, उसकी और मेरी शादी होने वाली है, जिससे तो मुशाओ बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है। युन चैंग कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि तुम मिमी से दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मुशाओ कहता है कि मुझे गलतफहमी हो गई, मुझे ऐसा लगा कि वो आपको सेड्यूस कर रही है, जिससे युन चैंग मुशाओ को स्लैप करता है। साथ ही में जो गुंडे वहाँ पे आए थे उन सब पर भी गुस्सा करता है, जो सभी नीचे बैठ जाते हैं एंड सब कहते हैं कि हमें तो ये सब करना ही नहीं था, मुशाओ ने हमें ये सब कुछ करने के लिए फोर्स किया। मुशाओ उन सभी को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन युन चैंग तो किसी को भी माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था। मुशाओ कहता है कि मुझसे सच में गलती हो गई, मुझे ऐसा लगा कि मिमी आपको फंसा रही है एंड अपना इनोसेंस का नाटक करके आपके पैसे लूटना चाहती है। जहाँ भी युन चैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसे को इस तरह से बुली करने की। मुशाओ भी नीचे बैठ जाता है और कहता है कि बस मुझे एक चांस दे दो, आज के बाद मैं मिमी को कभी भी हरास नहीं करूंगा। युन चैंग किसी की भी बात सुने बिना उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से नर्स आती है जो युन चैंग से कहती है कि सर्जरी अभी भी कंटिन्यू करनी है, जिससे युन चैंग मिमी से कहता है कि मैं सर्जरी कंटिन्यू करके आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहना और मैं आते ही इन सबको भी बताऊंगा इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हरास करने की। युन चैंग के जाने के बाद तो मुशाओ मिमी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे अंकल की गर्लफ्रेंड हो तो मेरी आंटी होने वाली हो, तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हें इस तरह हरास नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मुझे माफ नहीं करा है तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे और वो मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करेंगे। देन फिर वो वहाँ पे रखा एक पत्थर लेता है एंड खुद के हाथ में ही मारने लगता है और खुद को पनिश करता है। मिमी कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुशाओ कहता है कि अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं खुद को कभी भी इस तरह चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मिमी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद तुम कॉलेज में मेरे बारे में कुछ भी खराब बात मत बोलना। मुशाओ इस चीज पे एग्री होता है और कहता है कि अगर कॉलेज में किसी ने भी तुम्हें हरास करने की कोशिश करी तो मैं खुद उससे लड़ाई। साथ में बैठे गुंडे भी मिमी से माफी मांगने लगते हैं। मिमी सबको माफ कर देती है। यहाँ पे युन चैंग की भी सर्जरी कंप्लीट हो गई होती है। दूसरी तरफ मिमी ने मुशाओ के हाथ में बैंडेज बांध दी होती है, साथ ही में वो उसे इंजेक्शन भी लगाने वाली होती है, लेकिन उसे इंजेक्शन लगाने में बहुत डर लग रहा होता है। मुशाओ को भी समझ में आता है कि मिमी को अभी इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, लेकिन सारे ही गुंडे मिमी को बहुत ही इनकरेज कर रहे थे कि वो मुशाओ का इलाज कर सकती है। तभी युन चैंग वहाँ पे आ जाता है जो ये सब कुछ देख लेता है। उसे भी देख के समझ आ जाता है कि मिमी को तो इंजेक्शन यूज करना ही नहीं आता। देन फिर वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुशाओ का इलाज क्यों कर रही हो। मिमी कहती है कि उसने मुझसे माफी मांग ली है और मैंने उसे माफ भी कर दिया है। मुशाओ भी कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी मिमी को बुली नहीं करूंगा। मिमी तो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है और उसने हम लोगों की मेडिकली हेल्प भी करी है, जिस पे सारे गुंडे भी अग्री करते हैं। युन चैंग कहता है कि आज के बाद कभी भी तुम लोग मिमी को हरास मत करना, जिस पर वो सब भी अग्री हो जाते हैं और जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद युन चैंग मिमी से कहता है कि अगर कोई भी तुम्हें कभी परेशान करे तो तुम डायरेक्ट मुझे बता सकती हो। मिमी कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ट्रबल नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन युन चैंग कहता है कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो और तुम मेरे फैमिली का पार्ट हो, तो तुम मुझे इस तरह कभी भी ट्रबल नहीं दे सकती हो। तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी तुम्हारे अगेंस्ट जाता है, यानी वो पूरी
हु फैमिली के अगेंस्ट जा रहा है। मिमी तो ऐसा सुन के यूशेंग को हक करती है और उसे थैंक यू कहती है। तभी यूशेंग को उसकी मदर का कॉल आता है, जिससे बताती है कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई हूँ और मैं घर पर अपनी डॉटर इन लॉ का वेट कर रही हूँ, इसलिए तुम जल्दी से घर आ जाओ। यूशेंग कहता है कि मिमी को अभी हमें कॉलेज भी लेके जाना था, लेकिन उसकी मदर कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, जिससे यूशेंग आने को एग्री करता है। देन फिर वो मिमी से कहता है कि मेरी मदर बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई हैं एंड वो तुम्हें मिलना चाहती हैं। मिमी थोड़ी सी नर्वस होती है और कहती है कि अगर तुम्हारी मदर को मैं पसंद नहीं आई तो क्या होगा, लेकिन यूशेंग कहता है कि तुम इतनी अच्छी हो, मेरी मदर को तुम जरूर पसंद आओगी। एंड फिर वो उसे अपने साथ घर लेके चलने को कहता है। जब मिमी घर जाती है तो वो देखती है कि यूशेंग की मदर ने उसका वहाँ पे बहुत ही वार्म वेलकम किया होता है और वहाँ पर उसके लिए उसने छोटी सी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करी होती है। साथ ही में सुमी तो मिमी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम्हें देखते ही मुझे समझ आ गया है कि तुम कितनी प्यारी हो, मेरा बेटा बहुत ही लकी है जो उसने हमारे लिए इतनी प्यारी डॉटर इन लॉ चूज करी है, और अगर आज के बाद यूशेंग तुम्हें कभी भी बुली करे तो तुम मुझे बता सकती हो। यूशेंग कहता है कि मैंने तो मिमी को कभी भी बुली नहीं करा है। सुमी कहती है कि फिर भी मैं ये सारी बातें मेरी डॉटर इन लॉ के मुंह से सुनना चाहती हूँ। देन फिर वो मिमी को अपने साथ ले जाती है, देन अपना फैमिली हेयरलूम देती है और कहती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, ये हमारी फैमिली टू फैमिली पास किया जाता है एंड अब से इसे तुम रखोगी। मिमी कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसे मैं नहीं रख सकती हूँ, लेकिन सुमी कहती है कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मेरी सारी चीजों पे तुम्हारा पूरा हक है। देन फिर वो उससे कहती है कि हम दोनों साथ में मॉल भी चलेंगे, जहाँ पर मुझे जो भी मन होगा वो मैं तुम्हें गिफ्ट में दिलवाऊंगी एंड तुम उस चीज को लेने से ना नहीं कर सकती हो। मिमी यूशेंग की तरफ देखती है तो यूशेंग कहता है कि आप दोनों को जहाँ पर भी जाना है आप दोनों जा सकते हो, जिस पर मिमी कहती है कि ठीक है मैं भी आंटी के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुमी कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी नहीं अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, जिससे तो मिमी बहुत ही खुश हो जाती है। रात को हम देखते हैं कि यूशेंग मिमी के बाल सुखा रहा होता है। मिमी उसे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर यूशेंग कहता है कि तुम्हें मैंने मेरे लिए चूज करा है, इसलिए तुम्हें पैम्पर करना मेरा हक है। मिमी कहती है कि किसी ने भी आज तक मेरी कभी भी इतनी केयर नहीं करी है एंड फिर वो यूशेंग को हक करती है। यूशेंग कहता है कि तुम लाइफ में सबसे अच्छी चीजें डिजर्व करती हो, जिससे तो मिमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन फिर यूशेंग उसे किस करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुमी मिमी को लेकर एक मॉल में आई है, जहाँ पर वो मिमी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जो भी खरीदना है वो तुम खरीद सकती हो। मिमी को लगता है कि उसे सुमी का ज्यादा खर्चा नहीं करवाना चाहिए, इसीलिए उसे जो सबसे सस्ती शॉप लगती है उसी में वो सुमी को लेके जाती है, जहाँ पर सुमी मिमी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चूज करती है। लेकिन तभी वहाँ पे सेल्स गर्ल आती है जो सुमी के हाथ में से वो ड्रेस खींच लेती है। उस लड़की का नाम शिंग होता है, जो मिमी को ऑलरेडी जानती है। वो मिमी से कहती है कि तुम तो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी लग्जरियस शॉप में आने की, एंड तुम्हारे साथ ये आंटी कौन है, जरूर ये तुम्हारी पुअर मदर होंगी जिन्हें तुम यहाँ पे लेके आई हो। जहाँ पर मिमी कहती है कि तुम यहाँ के ओनर तो हो नहीं, फिर तुम कस्टमर्स को इतना लुक डाउन कैसे कर सकती हो। शिंग कहती है कि भले मैं यहाँ की ओनर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम किस तरह की लड़की हो। तुमने जरूर किसी लड़के को सेड्यूस करा होगा जो तुम्हें ऐसी महंगी महंगी चीजें दिलाने वाला होगा, लेकिन मैं यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं लेने दूंगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर से कुछ भी खरीदने की वैल्यू ही नहीं है। भले ही मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, लेकिन यहाँ का जो सिक्योरिटी मैनेजर है वो मेरा बॉयफ्रेंड है एंड वो तुमसे एंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड से लाख गुना बेटर है, इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जब मिमी मना करती है तो जिंग कहती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम नाइट क्लब जाती हो और वहाँ पे अपनी बॉडी को सेल करती हो। सुमी को ये सुनते ही गुस्सा आता है एंड वो जिंग को स्लैप करती है। सुमी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की, तुम्हें पता है जो कपड़े तुम खरीदना चाहती हो वो तुम खरीद भी नहीं सकती हो। तुम जैसे पुअर फैमिली के लोग साल भर भी पैसे कमाएंगे तो भी यहाँ की एक शर्ट भी नहीं खरीद पाएंगे। मिमी कहती है कि तुम्हें मुझसे जो भी कहना है वो तुम कह सकती हो, लेकिन मेरी मदर इन लॉ की इंसल्ट मत करो। जिंग कहती है कि तुम जैसे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है एंड वो सुमी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से धक्के मार के निकालने वाली होती है, लेकिन मिमी जिंग को स्लैप करती है और कहती है कि मेरी मदर इन लॉ की इंसल्ट मत करो, मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। जिंग कहती है कि तुम्हारे जैसे लड़के की हिम्मत कैसे हो गई मुझे स्लैप करने की, कॉलेज में तो तुम किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं पाती हो। रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ एंड तुम्हारे मदर को यहाँ से निकलवाती हूँ। देन फिर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड बॉयफ्रेंड को फोन करके वहाँ पे बुलाती है और कहती है कि मिमी और उसकी मदर मुझे परेशान कर रहे हैं, तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तभी ताओ वहाँ पे आता है और उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शॉप में आने की, तुम्हें पता है यहाँ पे से चीजें खरीदना कितना ही मुश्किल है एंड तुम दोनों के पास तो इतने पैसे भी नहीं लग रहे हैं। एंड जबरदस्ती उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। सुमी कहती है कि तुम दोनों जो कर रहे हो ना उसका तुम्हें बहुत ही रिग्रेट होगा, इसलिए अभी भी तुम्हारे पास चॉइस है, हमसे अच्छे से बात कर सकते हो। लेकिन ताओ तो बहुत ही ज्यादा इंसल्टिव वे में दोनों से बात कर रहा होता है, जिसके बाद सुमी कहती है कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है। देन फिर वो मैनेजर को कॉल करके बुलाती है। ताओ
एंड जिंग उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम जैसी वुमेन मैनेजर को थोड़ी ना जानती होंगी, तुम तो ऐसे ही किसी को भी फोन कर रही होगी, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है। मैनेजर को देखकर जिंग एंड ताओ दोनों इससे अच्छे से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि पता नहीं ये दोनों लड़कियां कौन है कि यहाँ पे आ गई हैं। लेकिन मैनेजर तो सुमी को हेलो बोलता है और उसे मिसेस गू बोल के बुलाता है। जिंग कहती है कि ये तो मिसेस गू नहीं हो सकती है, मिसेस गू तो इस मॉल की ही ओनर है। जिस पर मैनेजर कहता है कि यही मिसेस गू है। देन फिर सुमी मैनेजर से कहती है कि तुमने यहाँ पे किस टाइप के लोगों को जॉब पे रखा है, उससे तो बात करने की तमीज भी नहीं है, उसने मेरी डॉटर इन लॉ की इंसल्ट करी है। ये सुनकर तो जिंग शॉक हो जाती है और कहती है कि मिमी आपकी डॉटर इन लॉ कैसे हो सकती है, वो तो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन अभी भी ताओ कहती है, लेकिन अभी भी जिंग कहती है, लेकिन अभी भी सुमी कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ की तुम इंसल्ट मत करो, तुम उसे बोलने वाली कुछ भी नहीं होती हो। देन फिर सुमी मैनेजर से कहती है कि इन दोनों को यहाँ से जॉब से निकाल दो। वो दोनों ही माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। वो मिमी से भी माफी मांगते हैं, लेकिन मिमी उन्हें जिससे मिमी को उनके लिए बुरा लगता है। तो वो सुमी से कहती है कि अगर इतनी माफी मांग रहे हैं तो हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन सुमी मना करती है और कहती है कि अगर ऐसे लोगों को हम माफ करेंगे तो ये दूसरी बार दूसरों की इंसल्ट करेंगे। देन फिर वो मैनेजर से कहती है कि इन्हें यहाँ से निकलवा दो। गार्ड्स फिर दोनों को वहाँ से लेके चले जाते हैं। जिसके बाद सुमी मैनेजर से कहती है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने मॉल में इन लोगों को जगह दी या इनके जैसे किसी भी लोगों को जॉब दी तो मैं तुम्हें भी जॉब से निकाल दूंगी। लेकिन मैनेजर उसे सॉरी बोलने लगता है। देन फिर सुमी मिमी से कहती है कि आज से ये शॉप तुम्हारी है, इस शॉप की ओनरशिप मैं तुम्हारे नाम पे कर रही हूँ। मिमी उस शॉप की ओनरशिप लेने से मना करती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। सुमी कहती है कि अगर मैंने तुम्हें कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया तो मेरे सर्कल के लोग क्या बोलेंगे कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को एक एक्सपेंसिव चीज भी नहीं दे सकती हूँ। मैनेजर भी कहता है कि आपको आपकी मदर इन लॉ की बात माननी चाहिए एंड आपको ये गिफ्ट रख लेना चाहिए। मिमी भी सुमी को थैंक यू बोलती है एंड शॉप की ओनरशिप लेने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिमी कॉलेज जाती है, जहाँ पर वापस से लूसी उसे सबके सामने बुली करने लगती है और कहती है कि ये तो अभी भी किसी की मिस्ट्रेस है, देखो तो ये कॉलेज में आकर कितना इनोसेंट बनने का नाटक करती है। हमने इसे युनशेंग के साथ भी देखा था, ये युनशेंग को भी सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे मूशाओ आ जाता है। वो देखता है कि किस तरह लूसी मिमी को बुली कर रही है, जिससे वो लूसी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी आंटी को बुली मत करो। जिससे वो लूसी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिमी को बुली करने की, अगर आज के बाद तुम लोगों ने मिमी के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगा। जिससे वो दोनों कहते हैं कि तुम्ही ने तो पहले कहा था कि ये किसी की मिस्ट्रेस बन के बैठी है और अपनी बॉडी बेचती है और अब तुम ही आकर इसकी तरफदारी कर रहे हो, तुम भला यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। मूशाओ कहता है कि मैंने जो भी कहा था वो गलत था, इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि आज के बाद कोई भी मिमी को यहाँ पे बुली नहीं करेगा वरना वो मेरा एनिमी हो जाएगा। लूसी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जरूर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिमी ने तुम्हें भी सेड्यूस कर लिया है। गुस्सा होकर मूशाओ उसे स्लैप करता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि आज के बाद तुम कभी भी मिमी के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करोगी। जिसके बाद तो सभी मूशाओ पे ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि जरूर मिमी ने ही मूशाओ का किले में बोला होगा कि वो हम सबको इस तरह से बुली करे, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन मूशाओ उन सबको चुप रहने के लिए कहता है। देन फिर वो मिमी से कहता है कि तुम अपने युनशेंग के रिलेशनशिप के बारे में सबको रिवील क्यों नहीं कर देती हो, फिर तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। मिमी कहती है कि मैं युनशेंग के रेपुटेशन को इस तरह खराब नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं अभी किसी के भी सामने हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। देन फिर वहाँ पे युनशेंग आ जाता है, जिससे मूशा वहाँ से चले जाता है। युनशेंग आते ही क्लास में सभी को शांत रहने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी आवाज सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। लेकिन वो सबके सामने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस करने लगता है। मिमी से जब वो क्वेश्चंस पूछता है तो मिमी को उसके आंसर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मिमी को पूरी क्लास के सामने इंसल्टेड फील करना पड़ता है। देन फिर वो मिमी से वही क्वेश्चन पूछता है तो मिमी बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनके आंसर दे देती है, जिससे तो युनशेंग कहता है कि हमें इसीलिए किसी को भी बुली नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें उनकी इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। लूसी समझ जाती है कि युनशेंग सबके सामने उसे ही बुली करने की कोशिश कर रहा है। देन फिर युनशेंग क्लास में सबसे ज्यादा होमवर्क लूसी को ही देता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम क्लास में किसी से भी बात नहीं करोगी। जब सारे स्टूडेंट क्लास से जा रहे होते हैं तो युनशेंग लूसी और मिमी दोनों को ही वहाँ पे रुकने के लिए कहता है एंड देन फिर दोनों को ही अपने पास में बुलाता है। लूसी युनशेंग से पूछती है कि आपने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा। देन फिर वो मिमी का हाथ मांगता है, मिमी उसे अपना हाथ देती है तो युनशेंग लूसी के सामने ही मिमी को लेके वहाँ से चले जाता है। ये देखकर तो लूसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मिमी को तो बहुत ही खुशी होती है कि युनशेंग ने उसे वहाँ से बचा लिया। देन फिर वो उसे वॉल से पिन कर देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें किसी से भी बुली होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मिमी कहती है कि मैं अभी भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ। युनशेंग कहता है कि तुम्हें मेरी रेपुटेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ रहने से मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होगी। और ऐसा कहकर वो मिमी को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी ली होंग वहाँ पे आता है एंड युनशेंग को धक्का मार के दूर करता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप एक अच्छे पर्सन हो, लेकिन आप अपने स्टूडेंट को इस तरह से ड्यूस कैसे कर सकते हो, आप तो बहुत ही खराब निकले। मिमी कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ली होंग कहता है कि तुम्हें इसे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम चलो हम प्रिंसिपल के ऑफिस में इसकी कंप्लेन करें, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा।
था। लेकिन मिमी कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ली होंग कहता है तो फिर क्या है, तुम इससे इतना क्यों डर रही हो? मैंने उस दिन भी देखा था कि ये तुम्हें जबरदस्ती अपने ऑफिस में ले गया था। जहाँ पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि ये मुझे बुली कर रहा है, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं एंड पहले से ही हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। जिस पर ली होंग कहता है कि मुझे इस बात पे बिलीव ही नहीं है। युनचेंग कहता है कि तुम्हें बिलीव करने की जरूरत भी नहीं है। जब मिमी बोल रही है कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो वो सच कह रही है, जिससे ली होंग डिसअपॉइंट होता है एंड वहाँ से चले जाता है। युनचेंग फिर मिमी से कहता है कि तुम्हें तो प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं थी, फिर ली होंग जब तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था तो तुमने क्यों नहीं रोका? मिमी कहती है कि मैंने थोड़ी ना उससे कहा था कि वो आके मुझे प्रोटेक्ट करे, मैं तो बस आपकी साइड ले रही थी। युनचेंग उससे जेलस फील करता है और कहता है कि जल्दी हमें पब्लिकली हमारे रिलेशनशिप के बारे में अनाउंस कर देना चाहिए, जिसके लिए मिमी कहती है कि ठीक है, थोड़े टाइम बाद हम अनाउंस कर देंगे। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिमी जब क्लास में पढ़ रही होती है तो मूशा नजर रखता है कि कोई भी मिमी को परेशान नहीं करे। मिमी जिससे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी मिमी को उसकी मदर का कॉल आता है जिससे कहती है कि हमने तुमसे पैसे मांगे थे लेकिन तुमने अभी तक पैसे भेजे नहीं है, हम तुम्हारे भाई के लिए नया घर भी नहीं ले पा रहे हैं, अगर तुमने हमें जल्दी पैसे नहीं भेजे तो हम तुम्हारे कॉलेज में आके तमाशा करेंगे। लेकिन मिमी कहती है कि मेरे पास देने के लिए आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, युनचेंग ने आपको इतने सारे पैसे दिए तो थे। उसकी मदर कहती है कि वो सारे पैसे तो खर्च हो गए हैं, इसलिए हमें और पैसे चाहिए, और ऐसा कहकर फोन कट कर देती हैं। देन फिर वो मिमी को हरास करने के लिए उसके कॉलेज में जाती हैं। देन फिर हम देखते हैं कि फांग, शिमू एंड डोंग तो तीनों ही मिमी के पास जाते हैं, जहाँ पर वो उससे पैसे मांगते हैं। मिमी कहती है कि मेरे पास सच में पैसे नहीं है। उसकी मदर कहती है कि तुम्हें हमारे साथ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़े देखो कितने एक्सपेंसिव है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारे पास इतने एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ से आए? एंड सभी मिलके उससे पैसे मांगने लगते हैं, जहाँ पर मिमी सबको पैसे देने से मना कर देती है। तभी वहाँ पे मूशा भी आ जाता है, जहाँ पर मूशा भी आके ये सब कुछ सुन लेता है। तो जल्दी से अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम युनचेंग को बुला के लाओ। मूशा आता है एंड मिमी को उन लोगों के सामने पर टैग करता है और कहता है कि मेरी आंटी को इस तरह परेशान करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर शिमू कहता है कि तुम मिमी को खरीद सकते हो, पिछली बार तुम 1 मिलियन देने के लिए तैयार थे ना, हम पैसे ले लेंगे और तुम्हें मिमी दे देंगे। लेकिन मूशा कहता है कि वो मेरी आंटी है, इसीलिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कोई भी उसे हरास नहीं कर सकता है। फांग तो उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि इसने क्या तुम्हें भी सेड्यूस कर लिया है या किसी रिस्पेक्टफुल फैमिली में चली गई है जो तुम इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? जिससे मूशा गुस्सा होता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन शिमू तो कहाँ मानने वाला था, तो मिमी के साथ जबरदस्ती करके उसे घर ले जाने वाला होता है, लेकिन मूशा उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, जहाँ पे फान, शिमू एंड डोंग तीनों ही नाटक करने लगते हैं और कहते हैं कि मिमी ने किसी रिच बॉयफ्रेंड को फंसा लिया है एंड हमारे सारे ही पैसे लेके भाग गई है और अब वो हमें पैसे भी वापस नहीं दे रही है, हमारा तो रोज का खर्चा भी चलना मुश्किल हो रहा है। जिससे सारे ही स्टूडेंट मिमी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। साथ ही में फान सबको ये भी बता देती है कि मिमी तो प्रेग्नेंट भी है, पता नहीं इसके बेबी का फादर कौन है जो इसे ऐसी हालत में छोड़ के चले गया है। मिमी खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पे युनचेंग आ जाता है जो कहता है कि मिमी के बेबी का फादर मैं हूँ, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। देन फिर वो फान एंड डोंग से कहता है कि तुम दोनों तो मिमी के पेरेंट्स भी नहीं हो, जिस पर तो वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी गलत है। युनचेंग कहता है कि इस चीज का डाउट मुझे पहले से लगा था, इसीलिए मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाने का सोचा एंड डीएनए टेस्ट में क्लियर आया है कि तुम दोनों मिमी के पेरेंट्स नहीं हो, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। डोंग जल्दी से युनचेंग के हाथ में से वो रिपोर्ट ले लेता है, लेकिन युनचेंग कहता है कि अब जो तुमने करा है ना उसकी वजह से तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा, तुम मिमी को कहाँ से लेके आए हो एंड मिमी के रियल पेरेंट्स कौन है? लेकिन वो इस बात को बता ही नहीं रहे थे। इवन सारा इल्जाम मिमी एंड युनचेंग के ऊपर लगाने लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स भी उन्हें सिंपैथी देते हैं एंड युनचेंग एंड मिमी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं और कहते हैं कि युनचेंग ने मिमी को सेड्यूस करा है, उसे तो कॉलेज छोड़ के चले जाना चाहिए, उसे तो प्रोफेसर बनना ही नहीं चाहिए था। लूसी भी सबके सामने युनचेंग की बुराई करती है और कहती है कि युनचेंग का तो काम ही यही है, वो स्टूडेंट्स को इस तरह से ड्यूस करता है। तभी वहाँ पर सुमी और नाना आ जाते हैं। नाना आते ही कहती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली करने की। उसको आता हुआ देखकर सब समझ जाते हैं कि ये तो गू ग्रुप से आए हैं एंड देन फिर वो ये भी समझ जाते हैं कि युनचेंग कोई और नहीं बल्कि गू ग्रुप का सीईओ है। नाना आते ही कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कोई भी यहाँ पे बुली नहीं कर सकता है। फिर वो गार्ड्स को बुला के मिमी के अडॉप्टिव पेरेंट्स को वहाँ से भगा देती है। साथ ही में लूसी से भी कहती है कि तुम्हें भी कॉलेज से निकलना होगा, तो लूसी भी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो युनचेंग मिमी से कहती है कि तुम अब अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दो। जिसके बाद युनचेंग अपने नीज पे बैठता है एंड मिमी को वेडिंग के लिए प्रपोज करता है। मिमी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, दोनों हक करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि युनचेंग एंड मिमी की वेडिंग का दिन होता है। युनचेंग मिमी के पास आके कहता है कि तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। मिमी कहती है काश मेरे रियल पेरेंट्स यहाँ पे होते जो मुझे शादी करते हुए देख पाते। युनचेंग कहता है कि क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि तुम्हारे रियल पेरेंट्स कोई और है या तुम्हें उनके ऊपर कुछ भी डाउट हुआ? तो मिमी कहती है कि नहीं। देन फिर मिमी उसे एक नेकलेस दिखाती है और कहती है कि ये मेरे पास बचपन से है, एक बार मेरी अडॉप्टिव फैमिली ने इसे बेचने की कोशिश भी करी थी लेकिन मैंने इसे छुपा दिया था। युनचेंग कहता है कि ठीक है, मैं इसके थ्रू तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करूंगा। वहीं बाहर हम देखते हैं कि
नाना इन सुमी सारे ही गेस्ट को वेलकम करती है। तभी वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस लिन आते हैं। वान्यू कहती है कि युनशंग की शादी को देख के तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि मानो हमारे बेटे की शादी हो रही है। सुमी कहती है कि मेरा बेटा भी आपके बेटे जैसा ही है। वान्यू कहती है कि अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो उसकी भी शादी का दिन आ गया होता। यूजिन भी कहता है कि हमारी बेटी भी आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ जितनी ही होती। 20 साल पहले उसे किसी ने किडनैप कर लिया था एंड आज तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। वान्यू देन फिर अपना नेकलेस दिखाती है और कहती है कि मेरी डॉटर के पास सेम नेकलेस है। उसके बर्थ के टाइम पर ही मैंने उसे ये नेकलेस पहना दिया था। अगर मेरी बेटी जिंदा होगी तो उसके पास ये नेकलेस जरूर होगा। और सेम नेकलेस मिमी के पास भी होता है। तभी हम देखते हैं कि वेडिंग का टाइम आता है जहाँ पे युनशंग सबके सामने आता है। सभी बात करते हैं कि युनशंग कितना हैंडसम लग रहा है एंड मिमी भी कितनी प्रिटी लग रही होगी। युनशंग ने किस तरह मिमी को उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स से बचाया है। जिसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही किडनैप कर लिया था। ये सारी बातें वान्यू एंड यूजिन भी सुन रहे होते हैं। तभी स्टेज पर मिमी आती है जिसने वही नेकलेस पहना हुआ होता है। युनशंग के पास में आती है। वान्यू एंड यूजिन वो नेकलेस देख के ये समझ जाते हैं कि मिमी तो उन्हीं की डॉटर है। वो जल्दी से मिमी के पास जाते हैं लेकिन युनशंग कहता है कि ये आप दोनों क्या कर रहे हो। वान्यू बताती है कि ये मेरी डॉटर है। देन फिर वो युनशंग को अपना नेकलेस देती है और कहती है कि मैंने अपनी डॉटर को सेम नेकलेस दिया था। दोनों का नेकलेस देख के युनशंग कहता है कि हम आपका डीएनए टेस्ट करवा देते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोग बर्थ रिलेटेड हो या नहीं हो। कुछ टाइम में डीएनए टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाता है जहाँ पता चलता है कि मिमी किसी और की नहीं बल्कि वान्यू एंड यूजिन की ही डॉटर है। जिससे तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सुमी एंड नाना भी खुश होते हैं कि फाइनली मिस्टर एंड मिसेस लिन को उनकी खोई हुई डॉटर मिल गई है। एंड आज वेडिंग का डे भी होता है जिससे वान्यू एंड यूजिन सबसे कहते हैं कि आज से मिमी हमारे घर की ही डॉटर है और हम अपनी सारी प्रॉपर्टी मिमी के नाम भी कर रहे हैं। जिससे तो मिमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन फिर दोनों की वेडिंग होती है एंड इसी के साथ इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।